हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। और पेंडुलम वीडियो पे आपका स्वागत है। फटाफट से इस सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। हम पढ़ने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स 24 जून 2020 के। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। और हाँ, अगर किसी ने हमारे चैनल पेंडुलम वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से उसको सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए नोटिफिकेशन के लिए। देखते हैं आज की पहली न्यूज क्या है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस की 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं और इस यात्रा के दौरान दोनों देशों भारत और रूस रक्षा और रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के तरीकों पर बातचीत करेंगे। साथ ही राजनाथ सिंह मॉस्को में 75वें विजय दिवस परेड में भी हिस्सा लेंगे। दूसरे विश्व युद्ध में जीत की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 24 जून को विजय परेड आयोजित की जाएगी। और इस विजय परेड में मूल रूप से 9 मई को यह निर्धारित था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण यह स्थगित कर दिया गया था। भारत की 75 सदस्यीय त्रिसेवा भारतीय सेना दल जो है पहले ही रूस टुकड़ी और अन्य आमंत्रित टुकड़ियों के साथ विजय परेड में भाग लेने के लिए मॉस्को पहुंच चुका है। और ये न्यूज जो थी ये हाल ही में 2-3 दिन पहले आई थी, हमने डिस्कस किया था इसके बारे में। बात करें रूस की तो ये पूर्वी यूरोप और उत्तरी एशिया में स्थित एक अंतर महाद्वीपीय देश है। और रूस का जो क्षेत्रफल है, अगर उसकी बात करें तो उसका विश्व का सबसे बड़ा यह देश है। इसका क्षेत्रफल लगभग 17 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। रूस की राजधानी मॉस्को है और मुद्रा रूसी रूबल है। तो अब मुझे फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए कि रूस के करंट प्रेसिडेंट कौन है और करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है रशिया के। फटाफट से कमेंट करिए करेक्ट आंसर। हाँ, तो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन और जो प्राइम मिनिस्टर है रशिया के वो है मिखेल मुशिस्तिन। मिखेल मुशिस्तिन जो है वो पीएम है रशिया की। चलिए इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान रखिए, स्टेटमेंट जरूर पढ़िए कि क्या पूछा है। कथन सही है पूछा है या सही नहीं है पूछा है। रूस का विस्तार 2 महाद्वीपों में है। और दूसरी स्टेटमेंट है क्षेत्रफल के मामले में यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर को चुनिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, कोई भी नहीं। फटाफट से सही आंसर कमेंट करिए। हाँ, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि केवल 2, क्योंकि पहला जो कथन है वो सही है और जो दूसरा है वो गलत है, क्योंकि क्षेत्रफल के मामले में रशिया जो है सबसे बड़ा देश है। अगली न्यूज देखते हैं। उच्चतम न्यायालय ने ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा की अनुमति दी है। और उच्चतम न्यायालय ने कुछ शर्तों के साथ ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा की अनुमति प्रदान कर दी है। न्यायालय ने कहा है कि स्वास्थ्य के मुद्दे से कोई समझौता किए बिना मंदिर समिति, राज्य और केंद्र सरकार के समन्वय से रथ यात्रा आयोजित की जा सकती है। और ये काफी फेमस है जगन्नाथ रथ यात्रा, हर साल होती है ये। और आप यहाँ फोटो में देख सकते हैं कि कितने लोग इसमें, कितने जो डिवोटीज हैं, कितने सारे एक साथ इकट्ठा होते हैं और वो रथ यात्रा में भाग लेते हैं। उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह निर्णय सुनाया है। इस पीठ में न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और ए.एस. बोपन्ना भी शामिल हैं। रथ यात्रा या रथ उत्सव भगवान जगन्नाथ की गुंडीचा माता मंदिर की वार्षिक यात्रा का स्मरण कराता है। हर साल 3 रथ लकड़ी से बने होते हैं। आप मुझे फटाफट से इन 3 रथों के नाम बताइए जो 3 देवताओं को समर्पित होते हैं, भगवान जगन्नाथ, सुभद्र और बलभद्र। तो फटाफट से कमेंट करिए, भगवान जगन्नाथ के रथ को क्या कहते हैं। हाँ, नंदी घोष। जो तीनों रथ होते हैं वो 3 देवताओं को समर्पित होते हैं। भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष कहते हैं। सुभद्रा के जो रथ है, सुभद्रा का रथ को बोलते हैं देवदलाना। और बलभद्र के जो रथ है उसको बोलते हैं तालध्वज। ठीक है, ये 3 रथ जो है ये लकड़ी से बने होते हैं और हर एक रथ के साथ जो है 4 लकड़ी के घोड़े जुड़े होते हैं। प्रत्येक रथ को जुलूस के दौरान भक्तों द्वारा रस्सियों के सहारे खींचा जाता है। हर साल आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि से प्रारंभ होकर दशमी तिथि तक आयोजित किया जाता है। और जो आखिरी दिन होता है उसमें जितने भी ये देवताएं हैं उनको वापस से इनके रथ पर सवार करके वापस से जगन्नाथ मंदिर में लेकर आते हैं पुरी में। और आपको एक इम्पॉर्टेंट इसमें और बता देती हूँ चीज कि जो अहमदाबाद रथ यात्रा होती है, अहमदाबाद रथ यात्रा
तो इसको अभी जो गुजरात हाई कोर्ट है उन्होंने इसको कंडक्ट करने से मना कर दिया। उन्होंने बोला कि ये केवल मंदिर में यानी टेम्पल में ही होगी रथ यात्रा, और लार्ज प्रोसेशन नहीं निकाला जाएगा, जुलूस नहीं निकाला जाएगा। जबकि जो गुजरात की गवर्नमेंट है उसने बोला है कि हम इसको अरेंज करेंगे, हम कर्फ्यू लगा के इसको अरेंज करेंगे, और उन्होंने अपील की है। अभी तक कोई इस पे फैसला नहीं आया गुजरात हाई कोर्ट का। चलिए इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा प्रत्येक वर्ष किस माह की द्वितीय तिथि से प्रारंभ होती है? सावन, चैत्र, बैशाख या आषाढ़? फटाफट से कमेंट करके बताइए सही आंसर। हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि आषाढ़। अगली न्यूज है एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम के फूड प्रोसेसिंग एडिशन का लॉन्च। हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम के फूड प्रोसेसिंग एडिशन को लॉन्च किया है, और इन्वेस्ट इंडिया ने केंद्र और राज्य सरकारों के उच्चतम स्तरों से वैश्विक उद्योग के नेताओं और प्रमुख निर्णय निर्माताओं के बीच विस्तृत आदान प्रदान करने के लिए अद्वितीय क्षेत्रीय श्रृंखला के इस मंच को डिजाइन किया है। बात करें इन्वेस्ट इंडिया की, तो ये राष्ट्रीय निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी है जो निवेशकों को भारत में निवेश के अवसरों और विकल्पों की तलाश करने में मदद करता है। और ये किसके अंतर्गत आता है? ये उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए यानी कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड डीपीआईआईटी के तहत एक गैर लाभकारी उपक्रम है। और डीपीआईआईटी फटाफट से कमेंट करके बताइए कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत है? डीपीआईआईटी यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत है? हाँ, तो इसका सही आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत यह एक विभाग है। इसकी स्थापना यानी इन्वेस्ट इंडिया की जो स्थापना है 2009 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलिए इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रीय निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी इन्वेस्ट इंडिया किस वर्ष स्थापित की गई थी? 2005, 2008, 2012 या 2009? सही आंसर कमेंट करिए फटाफट से। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि 2009 में इसको स्थापित किया गया था। अगली न्यूज है भारत के सबसे बड़े और पहले वर्चुअल हेल्थ केयर और स्वच्छता एक्सपो 2020 का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर जो केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया है, उन्होंने कहा कि एक आत्मनिर्भर भारत के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण फार्मास्यूटिकल, स्वास्थ्य और स्वच्छता क्षेत्र में घरेलू उत्पादन को बढ़ाने में मदद करेगा। इस एक्सपो का आयोजन फिक्की द्वारा किया गया है। यह भारत में एक नई शुरुआत करने वाली पहली सबसे बड़ी आभासी प्रदर्शनी है। ये जो आयोजन है ये 22 से लेकर 26 जून तक प्रतिदिन लाइव किया जाएगा। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि फिक्की, यह भारत में सबसे बड़ा, सबसे पुराना और सर्वोच्च व्यापारिक संगठन है। यह जीडी बिड़ला और पुरुषोत्तम ठाकुरदास द्वारा महात्मा गांधी की सलाह पर 1927 में स्थापित किया गया था। चलिए इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। भारत के सबसे बड़े और पहले वर्चुअल हेल्थ केयर और स्वच्छता एक्सपो 2020 का आयोजन किस संस्था के द्वारा किया जा रहा है? नीति आयोग, फिक्की, इन्वेस्ट इंडिया, राजस्व विभाग? फटाफट से सही आंसर कमेंट करिए। हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि फिक्की द्वारा इसको आयोजित किया जा रहा है। अगली न्यूज है कान फिल्म मार्केट 2020 में भारतीय मंडप का ऑनलाइन उद्घाटन। हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कान फिल्म मार्केट 2020 में भारतीय मंडप का ऑनलाइन उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री जावड़ेकर ने वैश्विक फिल्म निर्माताओं से भारत में फिल्मों की शूटिंग करने और वैश्विक बाजार के लिए फिल्में बनाने का आह्वान किया है। क्योंकि अगर कोई भी फिल्म की शूटिंग जैसे किसी भी कंट्री में होती है तो एक तरह से उसके टूरिज्म को काफी बूस्ट मिलता है। तो यदि अगर जो ग्लोबल फिल्में हैं जैसे हॉलीवुड की अगर वो भारत में शूट होंगी तो इससे इंडिया का जो टूरिज्म सेक्टर है उसको और ज्यादा बूस्ट मिलेगा और उससे इकोनॉमी ऑटोमेटिकली बूस्ट होगी। भारत की ओर से इस वर्ष कान फिल्मोत्सव के लिए मराठी फिल्म माई घाट और गुजराती फिल्म हेलेरो को आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में भेजा गया है। बात करें हम इस फिल्म की हेलारो की, तो ये जो फिल्म है इसको 2019 में नेशनल, इससे प्रश्न बन सकता है, नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म मिला था। ये गुजराती मूवी है
2019 में इसको नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म मिला था। सबसे प्रतिष्ठित फिल्म समारोह में से एक कान फिल्मोत्सव का आयोजन बहुत पहले होना था, लेकिन कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण इसे टाल दिया गया था। भारत अगले वर्ष कान फिल्मोत्सव में महान फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे की जन्मशती के अवसर पर उन्हें विशेष श्रद्धांजलि के रूप में उनकी फिल्मों का प्रदर्शन करेगा। बात करें कान फिल्म महोत्सव की, तो कान फ्रांस में आयोजित एक वार्षिक फिल्म महोत्सव है जिसमें दुनिया भर के वृत्तचित्रों सहित सभी शैलियों की नई फिल्मों को प्रदर्शित किया जाता है और इसकी स्थापना 20 सितंबर 1946 को की गई थी। चलिए इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। भारत की ओर से इस वर्ष कान फिल्मोत्सव के लिए किस फिल्म को आधारिक प्रविष्टि के रूप में भेजा गया है? माई घाट, हेलेरो, गली बॉय, ए और बी दोनों। फटाफट से सही आंसर कमेंट करिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि ए और बी दोनों, माई घाट और हिलारो दोनों ही जो है फिल्में भेजी गई हैं। अगली न्यूज है, सऊदी अरब में इस वर्ष बहुत सीमित हज आयोजित किया जाएगा और इसमें राज्य में रहने वाले सभी देशों के तीर्थ यात्रियों को प्रदर्शन करने की अनुमति होगी। यह निर्णय कोरोना वायरस की महामारी के कारण लिया गया है। हज को सार्वजनिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सुरक्षित तरीके से किया जाएगा क्योंकि इस्लाम की शिक्षाओं के अनुसार मनुष्य के जीवन को संरक्षित करना सबसे महत्वपूर्ण कर्म है। बात करें हज की, तो हज क्या है? तो कम से कम एक बार तीर्थ यात्रा करना, यानी कि हज पर जाना इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है। 5 दायित्व जो प्रत्येक मुसलमान जो अच्छे स्वास्थ्य में है और इसे वहन कर सकते हैं को इस्लाम के अनुसार एक अच्छा और जिम्मेदार जीवन जीने के लिए संतुष्ट होना चाहिए। तीर्थयात्री मक्का में इकट्ठा होते हैं और काबा के रूप में ज्ञात संरचना के आगे खड़े होकर अल्लाह की एक साथ प्रशंसा करते हैं। बात करें हम सऊदी अरब की, तो यह एक पश्चिमी एशियाई देश है जो अरब प्रायद्वीप का एक बड़ा हिस्सा है। इसकी राजधानी रियाद है और मुद्रा सऊदी रियाल है। तो मुझे फटाफट से कमेंट करके बताइए कि जो सऊदी अरेबिया के जो किंग हैं, जो उनका नाम क्या है? फटाफट से कमेंट करके बताइए। क्राउन प्रिंस कौन है सऊदी अरेबिया के? हाँ, मोहम्मद बिन सलमान जो है क्राउन प्रिंस हैं सऊदी अरेबिया के। सऊदी अरेबिया की लोकेशन आप देख सकते हैं मैप में। इसकी कैपिटल है रियाद और ये अपना जो बॉर्डर है ये इधर जॉर्डन के साथ शेयर करता है, इधर इराक के साथ, कुवैत, कतर, बहरीन, यूएई, ओमान, यमन, इन सब कंट्रीज के साथ ये अपना बॉर्डर शेयर करता है। और वेस्ट एशिया में यानी कि पश्चिमी एशिया में ये एक बड़ा हिस्सा है। आप देख भी सकते हैं एरिया वाइज ये काफी बड़ा पोर्शन कवर करता है और मेजर कंट्री भी है सऊदी अरेबिया पश्चिमी एशिया में। चलिए इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान रखिए, कथन कौन सा सही नहीं है। तो सऊदी अरब पूर्वी एशिया का एक देश है। हाल ही में सऊदी अरब ने इस वर्ष बहुत सीमित हज आयोजित करने का निर्णय लिया है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है और इस देश की मुद्रा सऊदी रियाल है। फटाफट से सही आंसर कमेंट करिए। कौन सा कथन सत्य नहीं है? हाँ, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि सऊदी अरब जो है वो पूर्वी एशिया का एक देश नहीं है, वह पश्चिमी एशिया का एक देश है। अगली न्यूज देखते हैं। मध्य क्षेत्र विद्युत कंपनी ने निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू की है। यह अपनी तरह की एक अनोखी पहल है। इसमें महिला सशक्तिकरण के लिए प्रयास किया गया है। यह योजना भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर और चंबल संभाग के सभी 16 जिलों की सभी ग्राम पंचायतों में कंपनी के अधिकार क्षेत्र में लागू की गई है। इस योजना में ग्राम पंचायत स्तर पर महिला स्व सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप निष्ठा विद्युत मित्र के रूप में काम करेंगे। निष्ठा विद्युत मित्र योजना के तहत महिला स्व सहायता समूह उपभोक्ताओं को ऑनलाइन भुगतान करने के लिए प्रेरित करेंगे या यूपीआई ऐप के माध्यम से जो अपना जो भी भुगतान है उसको करने के लिए प्रेरित करेंगे। दोषपूर्ण मीटर जैसे उपभोक्ताओं की विभिन्न शिकायतों का निवारण करेंगे और ऑनलाइन प्रक्रियाओं के माध्यम से नए कनेक्शन प्रदान करेंगे। इस योजना से न केवल कंपनी के राजस्व संग्रह में वृद्धि होगी बल्कि साथ ही साथ महिलाओं की अतिरिक्त कमाई भी होगी। तो ये एक अच्छी पहल है। चलिए इस जुड़ा एक प्रश्न देख लेते। हाल ही में महिला सशक्तिकरण के लिए निश्चय विद्युत मित्र योजना किस राज्य में शुरू की गई है? बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश या केरल? फटाफट से सही आंसर कमेंट करिए। ऑप्शन सी सही आंसर है, यानी कि मध्य प्रदेश। अगली न्यूज देखते हैं।
स्वाभिमान अंचल क्षेत्र में पुलिस सुरक्षा ढांचे को मजबूत कर रही है। ओडिशा पुलिस स्वाभिमान अंचल क्षेत्र में सुरक्षा ढांचे को मजबूत कर रही है। इस क्षेत्र का विकास होने से न केवल इस राज्य में बल्कि आसपास के राज्यों में माओवादी हतोत्साहित होंगे और हिंसक कार्रवाइयों को कम करके उन्हें विकास की धारा में जोड़ने में सरलता होगी। स्वाभिमान अंचल की बात करें तो उड़ीसा के मलकानगिरी जिले में कट ऑफ क्षेत्र के रूप में इसको जाना जाता है। यह क्षेत्र 3 तरफ से पानी से और दूसरे इलाके से दुर्गम इलाके से ढका हुआ है। यह लंबे समय से नक्सलियों का गढ़ रहा था। ओडिशा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के माओवादी अक्सर पुलिस से बचने के लिए स्वाभिमान अंचल में चले आते थे। तो जो माओवादी समस्या है उसको हल करने के लिए जो उड़ीसा की जो पुलिस है, जो एक क्षेत्र है स्वाभिमान अंचल जहां पर अक्सर आसपास के क्षेत्रों से जो माओवादी पुलिस से बचने के लिए चले आते थे, तो उस एरिया का ये लोग डेवलपमेंट करेंगे, उसमें विकास करेंगे, जिससे ना कि सिर्फ ये जो एक्टिविटी है माओवादी की वो कम होगी और हिंसक कार्रवाइयों में भी कमी आएगी और साथ ही साथ वो लोग भी जो मुख्य धारा है उसमें जुड़ सकेंगे। चलिए इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रहने वाला स्वाभिमान अंचल क्या है? सरकारी योजना है, उड़ीसा का माओवादी क्षेत्र है, बच्चों के लिए देखभाल केंद्र है, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि उड़ीसा का यह एक माओवादी क्षेत्र है। अगली न्यूज देखते हैं। गीज गोल्डन लंगूर के बीच इलेक्ट्रोक्यूशन और इनब्रीडिंग का खतरा बढ़ रहा है। इनमें समूह में नए लंगूर के आगमन, तारों जैसे अवरोध और फेलिंग के कारण जंगल में अंतराल, यानी कि पेड़ों के कटने के कारण जंगल में जो अंतराल है उसके कारण इनको इनब्रीडिंग का खतरा हो रहा है। गोल्डन लंगूर की बात करें तो इनका वैज्ञानिक नाम ट्रेचिपिथेकस गी है और यह पश्चिमी असम, भारत और दक्षिणी भूटान के लिए स्थानिक है। इनका निवास स्थान भौगोलिक रूप से मानस नदी, संकोच नदी और ब्रह्मपुत्र नदी से घिरा हुआ है। आयुसीएन स्टेटस की बात करें तो रेड लिस्ट में इनकी स्थिति लुप्तप्राय है। चलिए इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। गीस गोल्डन लंगूर की आयुसीएन की रेड लिस्ट में क्या स्थिति है? लुप्तप्राय, वल्नरेबल, लीस्ट कंसर्न या लुप्त? फटाफट से सही आंसर कमेंट करिए। हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन है, यानी कि लुप्तप्राय, यानी कि एंडेंजर्ड। इनकी जो स्थिति है वो एंडेंजर्ड है। अगली न्यूज देखते हैं। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है और ओलंपिक दिवस की स्थापना 1948 में 23 जून 1894 को आधुनिक ओलंपिक खेलों के जन्म के उपलक्ष्य में की गई थी। यह दिन उम्र, लिंग या एथलेटिक क्षमता की परवाह किए बिना खेल में भागीदारी को बढ़ाने के लिए भी मनाया जाता है। साथ ही दुनिया भर में ओलंपिक मूल्यों को मनाने का एक अवसर है। इस साल दुनिया भर में ओलंपियन, एथलीट और प्रशंसक दुनिया के सबसे बड़े 24 घंटे के डिजिटल व्यायाम में सक्रिय होने के लिए एक साथ आएंगे। इस वर्ष इस दिन को स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे एक्टिव, स्टे हेल्दी थीम के तहत मनाया जाएगा। और यह जो दिवस है इसमें 2 मेजर प्लेयर्स जो हैं इंडिया के, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, विनेश फोगाट और पीवी सिंधु। मुझे फटाफट से कमेंट करके बताइए कि ये 2 जो प्लेयर्स हैं ये कौन कौन से स्पोर्ट्स से जो है जुड़े हुए हैं। फटाफट से कमेंट करिए। हाँ, विनेश फोगाट जो है वो रेसलिंग से जुड़ी हुई हैं और पीवी सिंधु बैडमिंटन से जुड़ी हुई हैं। चलिए इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1945, 1932, 1948, 1965? फटाफट से सही आंसर कमेंट करिए। हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 1948। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर डेली करंट अफेयर्स उससे जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न कवर कर लिए हैं। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप रोजाना डेली करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे होंगे और आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। इसी तरह से फॉलो करते रहिए और इस वीडियो को जितना हो सकता है लाइक करिए, शेयर करिए और कोई भी डाउट है करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही में आप ये करंट अफेयर्स डिटेल में पढ़ सकते हैं। ये करंट अफेयर्स इंग्लिश में भी अवेलेबल है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन करिए, आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा आपकी प्रिपरेशन के लिए और यूं ही तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।